वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि रिपब्लिक का मतलब नहीं जानते तो इसी चैनल पे एक कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज आई है, पहला ही लेक्चर है, उसमें आप रिपब्लिक का मतलब जानेंगे, उस यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो बैक टू द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो टॉपिक पे जैसे लिखा हुआ है कि बेंच वर्सेस बार, बेंच बार में क्या डिफरेंस है, हम इस टॉपिक पे जानेंगे। इंडियन जुडिशरी और यूएसए के जुडिशरी में क्या डिफरेंस है, हम ये भी जानेंगे आज। कंपोजिशन ऑफ जजेस, मतलब कितने जजेस होते हैं इंडिया सुप्रीम कोर्ट में। फिर कंट्रोवर्सीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस क्या है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है क्या। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट जो आता है वो आर्टिकल 124 से 147, ठीक है, पार्ट चैप्टर 4 और पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, एसएससी में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में कंप्राइज करता है, कौन से चैप्टर पे आता है, कौन से पार्ट में आता है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको आर्टिकल 124 से 147 के बीच पे रखता है। अब इंडियन जुडिशरी और यूएसए की जुडिशरी में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो यूएसए की जुडिशरी है ना, वो उसमें एक फेडरल कोर्ट होता है और एक स्टेट कोर्ट होता है। आपको पता होगा कि यूएसए में कॉलोनीज हैं कैसे, जैसे कि ये इस यूएसए हो गया और इस पे 50 जो स्टेट होंगे, ये देखिए, ये जितने भी स्टेट होंगे इनके अलग अलग लॉज होंगे और अलग अलग तरीकों से वो चलेंगे। और जो यूएसए का कंबाइंड नेशन है उसमें फेडरल लॉज चलेंगे। लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में जहां अपन कहें तो हमारे यहाँ यूनिफाइड जुडिशरी है और पिरामिड जुडिशरी अपन कह सकते हैं। जैसे कि ये सबसे ऊपर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, फिर दूसरा उसके नीचे है हाई कोर्ट जो कि स्टेट्स में होते हैं, या 2 और मोर स्टेट्स के एक हाई कोर्ट हो सकता है, और उसके नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब पिरामिडिकल स्ट्रक्चर कैसे, क्योंकि स्टेट लॉज हो, स्टेट लॉज और आईपीसी, सीआरपीसी, ये फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट एक ही लॉ पे चलता है, एक देश एक विधान, इस रूल पे इंडिया की जुडिशरी चलती है। अब जो अगला टॉपिक है इंडियन जुडिशरी में, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑल्दो भी है फेडरल स्ट्रक्चर, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके बाद भी हमारी जो जुडिशरी है वो यूनिफाइड है। फिर कंपोजिशन ऑफ जजेस, इसका मतलब है कि कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो करेंटली आफ्टर 2019 जो हमारे जजेस की नंबर ऑफ जजेस हैं वो है 34, 33+1 के फॉर्मेट में, यानी 33 जजेस एंड 1 सीजीआई। ओरिजिनली, हाँ ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और उसने किसको रिप्लेस किया था, उसने सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया था एफसीआई, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो आज का सुप्रीम कोर्ट है ना, वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से बहुत अधिक पावर रखता है, ज्यादा पावर रखता है। कैसे देखेंगे, जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है उस टाइम पे इससे भी बड़ी एक अपीलिंग अथॉरिटी थी जिसे ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल कहते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क लगा के लिखिएगा कि ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। अब 2019 में 34 जज थे, इसके पहले 2008 में 30 जजेस थे। जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई 1950 में, तब 8 जजेस थे 7+1 के फॉर्म में। उसके बाद 1956 में इनकी संख्या बढ़ा दी गई, कितने 10 पे, 1960 पे बढ़ा के कितनी कर दी गई 13, फिर 1977 पे बढ़ा के कितनी कर दी गई 17। ओके,
तो ये कुछ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। 1960 और 1977 के बीच में एक फेमस केस होता है जिसमें पूरे के पूरे 13 जजेस, जिसे आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा गया, वो केबीसी केशवानंद भारती केस है। वो 1973 में हुआ था। तब देखिए जज की संख्या कितनी थी, 13। 1977 में 17 हो गई। 2019 में कितनी हो गई, 34। 2008 में कितनी थी, 33। उसके पहले भी अभी देखिए 1977 के बाद भी बढ़ाया गया, 25 कर दिया गया था 1986 में। 1986 में 25 कर दिया गया था। उसके बाद डायरेक्ट बढ़ी है संख्या, 2008 में 30 और 2019 में 34। 33 प्लस 1 के फॉर्मेट में, यहाँ 29 प्लस 1 के फॉर्मेट में, 9 प्लस 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, कंट्रोवर्सीज क्या है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो कंट्रोवर्सीज में ध्यान रखने की बात यह है कि पहले देखेंगे कंट्रोवर्सीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, तो ये गिर गया, इसको उठा लेते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टार क्वेश्चन इस पे ये है, स्टार क्वेश्चन पे जो आज का है 34 जजेस, स्टार्टिंग में 98 और केशवानंद भारती टाइम पे 1960 में 13। ओके, अब कंट्रोवर्सीज एंड कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन हो गया। इंडियन जुडिशरी वर्सेस यूएसए जुडिशरी हमने देख लिया। यूएसए में फेडरल कोर्ट और स्टेट कोर्ट अलग अलग है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, एक देश एक विधान। जैसे आईपीसी अलग है, स्टेट में हाँ कुछ लॉस अलग हो जाते हैं एवरी स्टेट में, लेकिन आईपीसी, सीआरपीसी, सीवीसी फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट एक ही तरह से काम करता है। ठीक है, और यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, और हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट में की दो स्पेशल पावर है, एक है पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और एक है क्या आपकी जो रिट आती है, रिट आता है आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट यदि रिट को दे तो वो 226 के अंतर्गत। तो देखो 5-10 के एमसीक्यू तो यही बन गए आपके। फिर हम जो आज देखेंगे उसमें देखेंगे कि कंट्रोवर्सीज ऑफ जजेस इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस क्या है। हाल में भी चल रहे हैं, सीजेवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कई बयान आ रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं। तो कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट पढ़ के, डायरेक्ट 26 जनवरी आज है और आज हम डील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, मैंने आपको अभी नहीं बताया कि बेंच वर्सेस बार क्या होती है। बेंच उनको कहते हैं जैसे जहां जज बैठते हैं जनरली उसको बेंच कहते हैं, और बार एडवोकेट जहां बैठते हैं उसको बार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेंच वर्सेस बार। अब कंट्रोवर्सीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस क्या है। पहला क्वालिफिकेशन, यदि आपको जज बनना है तो पहला क्वालिफिकेशन आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि आप 5 ईयर या सक्सेशन में हाई कोर्ट के जज रहे हो। ठीक है, तीसरी चीज है 10 ईयर या इससे ज्यादा आप हाई कोर्ट में लॉयर रहे, एडवोकेट रहे हो, और या तो प्रेसिडेंट की नजर में आप एक फेमस ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, तो ये सब कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि आप 5 ईयर या उससे ज्यादा हाई कोर्ट के जज रहे हो। तीसरी कंडीशन क्या है, 10 ईयर या उससे ज्यादा हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, या प्रेसिडेंट की नजर में आप फेमस ज्यूरिस्ट हो। अब कंट्रोवर्सीज क्या है, एक आपने सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम वर्सेस एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये बात कैसे आती है, जैसे यूपीएससी आईएएस को चुनता है वैसे 2014 में यह बात आई कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी एक अपॉइंटिंग बॉडी बनाई गई, एनजेएसी,
किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? तो किस संवैधानिक संशोधन से? 99 CAA 99। फिर NJAC लाया गया 2014 में, और ध्यान रखने की बात है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। किस बेस पे डिक्लेयर कर दिया? कि इट इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी। आर्टिकल 50, इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सीरीज में रखिए पहला आर्टिकल, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो करता है वो जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। अब कॉलेजियम सिस्टम है क्या और एनजेएसी है क्या, देखते हैं। और इस विवाद में 4 जज केसेस होते हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस। फर्स्ट जज केस जो होता है वो 1982 में होता है, सेकंड जज केस जो होता है 1993 में होता है, थर्ड जज केस 1998 में और फोर्थ जज केस 2014 में। फर्स्ट जज केस 1882 में कहता है कि इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो देखिएगा अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सीजेआई का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, फिर बाकी जज का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन कहते हैं, इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसे हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस का अपॉइंटमेंट खुद से करेगा, या है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होंगे वो सीनियर मोस्ट जज होंगे, लेकिन हाँ ये जो है ये 2 बार इसके अगेंस्ट भी हुआ है। पहली बार हुआ है एएन रे, 1973 में एएन रे को सीजेआई बनाया गया 3 सीनियर मोस्ट जज के बाद में, यानी प्रिसीड करके इनको बनाया गया। हाल उसका परिणाम ये हुआ कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने इसको अपना अपमान माना और रिजाइन दिया। दूसरा 1977 में मोहम्मद अली बेग को सीजेआई बनाया गया, और उस समय के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज थे वो थे HR खन्ना, और इन्होंने एक फेमस जजमेंट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने अपनी रूलिंग दी थी। वो केस था एडीएम जबलपुर जो एमपी में है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, और ये गवर्नमेंट के फेवर में नहीं था, तो गवर्नमेंट ने इनकी जगह मोहम्मद अली बेग को बनाया गया। ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है। और 1993 यानी थर्ड जज केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी और गवर्नमेंट से ये पावर छीन के अपने पास रख ली। सो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट अंडर कॉलेजियम सिस्टम करता है। अब फर्स्ट जज केस है क्या? फर्स्ट जज केस 1982 में बात ये आती है कि जब प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करेंगे तो कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस होगा कि नहीं, तो ध्यान रखना, पहले नोट करिए फर्स्ट जज केस 1982, सेकेंड 1993, थर्ड जज केस 1998 एंड फोर्थ 2014-15। ओके, तो फर्स्ट जज केस में क्या बोला गया? फर्स्ट जज केस में बोला गया कि क्या कंसल्टेशन का मतलब ये सेकेंड जज केस में ये पावर छीन ली गई थी गवर्नमेंट से, ठीक है, दिस पावर इज कर्टेल टू द गवर्नमेंट। फर्स्ट जज केस में पूछा गया कि क्या कंसल्टेशन का मतलब कॉन्क्योरेंस है? मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या मुझे डेयरी मिल्क खानी चाहिए, ठीक है, आपने उसका रिप्लाई किया हाँ आपको खानी चाहिए, और आपने चूंकि रिप्लाई किया कि हाँ मुझे खानी चाहिए, तो मेरी डेयरी मिल्क को लेना मेरी बाध्यता हो गई। ये इसका मतलब है कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस होगा कि नहीं, ये फर्स्ट जज केस में क्वेश्चन आया, तो उस समय जो रूलिंग दी गई उसका मतलब कहा गया कि कंसल्टेशन का कहीं भी मतलब कॉन्करेंस नहीं है, ठीक। फिर सेकेंड जज केस जो 1993 में आया उसमें ये रूलिंग दी गई। क्या रूलिंग दी जाती है? उसमें ये दी जाती है कि कंसल्टेशन का मतलब
C इज इक्वल टू C होगा, मतलब कंसल्टेशन का मतलब कॉन्क्यूरेंस होगा। और जो CJI है, मतलब अगर प्रेसिडेंट को किसी जज को अपॉइंट करना है तो CJI से पूछना पड़ेगा, ठीक है। और CJI को किसी भी अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्टेशन करके ही प्रेसिडेंट को वो चीज रेफर करेंगे। 1998 थर्ड जज केस में भी ये बात रखी गई कि कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्क्यूरेंस होगा, लेकिन CJI अपनी मनमानी से या किसी दबाव में आके नहीं, बल्कि प्लुरैलिटी ऑफ जजेस यानी सबकी कुछ सहमति से लगभग 4 सीनियर मोस्ट जजेस से पूछकर ही कंसल्ट करेंगे। इसे ही कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। और फोर्थ जज केस में जब गवर्नमेंट ने संवैधानिक संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वुड बी नल एंड वॉइड। 2050 में ये रूलिंग दी गई, क्योंकि कारण ये है कि कहा गया कि गवर्नमेंट अगर इस तरह के NJAC से अपॉइंटमेंट करेगी तो अपने फेवर के इंसान को जज बनाएगी, तो इससे जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में जो स्ट्रीमलाइनिंग है आर्टिकल 50 की तहत वो नहीं रह पाएगी और जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी हार्म होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अभी देख लीजिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और इसके पहले किसको रिप्लेस किया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया आया था, उसको 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट जो है रिप्लेस करता है। सुप्रीम कोर्ट की पावर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से ज्यादा है, ठीक है। फिर सैलरी स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए कि जो जज है उसकी सैलरी स्ट्रक्चर CJI का 2.5 लाख होता है। अब पावर सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर है हम वो भी देखेंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसको मिटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छा टॉपिक है। यहां से आप सब कम से कम अगर लेक्चर को 2 से 3 बार अगर आपने देखा तो उसके बाद आपको लेक्चर या सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके आगे हम जानेंगे कि एडवोकेट, मिटाते जान लीजिए कि एडवोकेट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सीनियर एडवोकेट, दूसरा होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और एक टाइप के जो एक और एडवोकेट होते हैं उसको कहते हैं जूनियर एडवोकेट। ओके, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सीनियर एडवोकेट एंड जूनियर एडवोकेट। फिर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की देखिए पावर क्या क्या है। पहला ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, फिर है रिट, फिर है आपका एपिलेट पावर, और देख लेते हैं कि और इसमें कौन सी पावर है। ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, और है ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फिर है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, और है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रेटर। यदि आप पे कोई फंडामेंटल राइट हार्म हो ना, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। किस आर्टिकल से? 32। और यदि हाई कोर्ट को अप्रोच करना है तो आर्टिकल 226 से। अब देखेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या आता है। और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में ये आएगा कि अगर स्टेट की कभी सेंटर से किसी मामले पे कोई केसेस हो तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आएगा। स्टेट बस यदि स्टेट होगा तो भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आएगा। और रिट में, रिट 5 प्रकार के होते हैं, तो रिट का कभी इशू आएगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। एपिलेट पावर, यदि आपको लगा कि मुझे जिला एवं सत्र न्यायालय में न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट में अपील करिए। यदि हाई कोर्ट में भी आपको लगा कि यार नहीं मिला, तो कुछ कंडीशंस के बाद आप उसको सुप्रीम कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। और यदि आपको फंडामेंटल डायरेक्टली आपके हार्म होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। फिर ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है, मतलब खुद को निखारती रहती है, खुद के जजमेंट में देखती है कि मुझ में क्या कमी है, प्रोसीडिंग में क्या मैं पिछले में क्या गलत कर दिया जो मैं आज सुधार सकूं, है ना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का ये मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिससे कि जैसे अभी केसेस लगाएंगे हाई कोर्ट में, जो लॉयर जाता है वो कहता है बाय द वेरी जजमेंट ऑफ दिस ruling of the Supreme Court, I give this file to you, this case number, this line. तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड उसकी रूलिंग को सबऑर्डिनेट कोर्ट सीखता है उससे, इसलिए वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ये 143 में आता है, ठीक है। नॉर्मल व्यक्ति 143 का गलत उपयोग करता है, लेकिन यदि प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 का यूज करे तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगेंगे, किस मैटर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, ठीक है। तो 143 में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे। कब कब मांगी गई आप देखिए, दिल्ली लॉ एक्ट्स 1951, केरला एजुकेशन बिल इन 1958, बेरुबारी यूनियन इन 1960, केशव सिंह केस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1974, स्पेशल कोर्ट बिल 1978, जम्मू एंड कश्मीर रिसेटलमेंट एक्ट 1982, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, राम जन्मभूमि 1992, फिर है 2G स्पेक्ट्रम केस, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004। ये जितने भी एक्ट मैंने बोले लिख लीजिएगा, इन सब में आर्टिकल 143 के से प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन मांगा कि क्या सही है। जैसे बेरुबारी यूनियन में आपको पता होगा कि बेरुबारी यूनियन का केस कुछ ऐसा था कि अपना इंडिया है, ये बांग्लादेश है, कुछ इनक्लेव्स जो थे वो एलोकेट नहीं हुए थे रेड क्लिफ लाइन द्वारा, तो बाद में कहा गया कि यार आर्टिकल 368 में आर्टिकल पूछा गया कि क्या ये दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है ये बॉर्डर्स, तो ये क्वेश्चन आया तो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने पूछा था, तो फिर उसमें बेरुबारी यूनियन केस की रूलिंग्स आई। तो प्रेसिडेंट जब भी चाहे उसे लगे कि मुझे एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के तहत एडवाइस कर सकता है, और ये एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में जो कंसल्टेशन है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है। तो रिट जुरिडिक्शन हो गया, और एडवाइजरी जुरिडिक्शन हो गया, ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया, एपीलेट जुरिडिक्शन हो गया। तो अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में कुछ चीजें होती हैं, जैसे इन चीजों पे सुप्रीम कोर्ट रिप्लाई करेगा, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ करेलेबल लेजिस्लेशन। ये जितने भी डॉक्ट्रिन्स हैं हम इन सब के बारे में एक एक से वीडियो बनाएंगे सेपरेट। आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर से काफी कुछ सीखे होंगे। सीखिए, कम से कम 15 से 20 एमसीक्यू आएंगे, कंसेप्ट्स आएंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। वैसे भी रात के 1 बज रहे हैं। धन्यवाद।